चलो भाई बेसिक टर्म्स की शुरुआत करते हैं। कल उस दिन किया था हमने जो, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और ये फोकस क्यों आउट हो रहा है बार बार? आ गया फोकस। प्यारे बारो, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या होता है? देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो एक सब्सटेंस आता है तो दूसरा क्या होता है? डिपार्ट होता है। जो डिपार्ट होता है उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो एक ग्रुप आता है और दूसरा निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो ये हैलोजन एटम और ये कोई भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अनशेयर्ड पेयर लेके आएगा, लेके आया, क्योंकि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही इस कार्बन के पास नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये लिविंग ग्रुप जो हैलाइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। तो नई चीज जो बनेगी, आर न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बनेगा, हैलाइड आयन डिपार्ट हो जाएगा विथ अनशेयर्ड पेयर। तो ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके डिपार्ट हो जाए, निकल जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लिविंग ग्रुप और लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है लिविंग ग्रुप की नेचर पे भी डिपेंड करती है कि लिविंग ग्रुप इजीली डिपार्ट होता है कि नहीं होता। जितना इजीली डिपार्ट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिविंग ग्रुप क्या है कि अ सब्सटेंस व्हिच डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो ये जो पेयर है ये आपका हैलोजन एटम लेके जाएगा और हैलाइड आयन के पास एक अनशेयर्ड पेयर है। तो ऐसा सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल से अनशेयर्ड पेयर लेके जाए हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू, तो उसको हम लिविंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है बेटा? तो लिविंग ग्रुप जो है उसको न्यूक्लियोफ्यूज भी कहते हैं, अदर वर्ड है इसका। इट इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके उड़ा है, तो इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लार्जरली अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर हमारे पास ये टोसाइलेट ग्रुप है, थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा आपको तो मैं इसको विजिबल कर दूं, CH3 उसके बाद SO3Na, तो ये टोसाइलेट ग्रुप जो है ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। यानी अगर किसी ग्रुप में ये ग्रुप लगा होगा तो वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? डिपार्ट हो जाएगा। तो अगर ये लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। पर क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है वो तो अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड में 4 लिविंग ग्रुप होंगे। कौन से? फ्रॉम आयोडाइड टू फ्लोराइड। तो आयोडाइड टू फ्लोराइड में अगर हम वेरी गुड जो लिविंग ग्रुप है वो आयोडाइड आयन है और वाटर भी इजीली डिपार्ट होगा। ठीक है? उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। ठीक है? अब फ्लोराइड आयन जो है, आयोडाइड जो है ये रिप्लेस कर सकता है किसको? फ्लोराइड को अल्काइल फ्लोराइड से, यानी फ्लोराइड को ये रिप्लेस कर सकता है। पर रिवर्स सही नहीं है कि फ्लोराइड आयन जो है वो आपका किसको? अल्काइल आयोडाइड को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है? तो रिप्लेस करने के लिए जरूरी है, रिप्लेस करने के लिए क्या जरूरी है कि जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? चले इसको रहने देते हैं, हम बात करते हैं किस चीज की कि ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है अल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है? आयोडाइड बेस्ड और वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड। यानी ये मोस्ट रिएक्टिव होगा और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, यानी रिएक्टिविटी जो है यहां से डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है? तो यहां पे नीचे कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर फ्लोरीन जो डिपार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, तो आयोडाइड जो है अल्काइल आयोडाइड यानी ये 30,000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू द फ्लोराइड। और आपका क्लोराइड 10,000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होगा और आपका जो क्लोराइड 200 टाइम और ब्रोमाइड आपका 10,000 टाइम। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि इजिली ग्रुप जो क्या होगा? रिप्लेस होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, तेज होगा। ठीक है? तो कौन इजिली रिप्लेस हो सकता है? कौन हो सकता है? अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? स्क्रीन अभी क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी बताएं। एनी प्रॉब्लम गाइस? एक मिनट देख लें। खुशी को कोई नहीं, गम को भी कोई नहीं, पालकी को भी कोई नहीं, फातिमा को भी कोई नहीं, कोसर को भी नहीं है। प्लीज स्क्रीन क्लियर करें। कैसे क्लियर करो? 1 मिनट। हो गई क्लियर? प्रेरणा को कोई नहीं, मुस्कान को कोई नहीं। वो आप अपनी मोबाइल पे कपड़ा लगा लेना, हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो। थोड़ा मोबाइल पे गीला कपड़ा लगा दे या थोड़ा पानी में रख दे 2 मिनट, उसके बाद साफ कर ले।
नहीं है बिलर बेटा, बिलर होता है सबके पास होता है, हमारे पास होगा तो इजी रिप्लेस कौन होगा? इजी रिप्लेस आयोडाइड होगा बेटा, इजी रिप्लेस आयोडाइड होगा। तो वही तो मैंने आपको कहा ना कि आप वो लगा दे, कपड़ा लगा दे। एक सेकंड मैं भी अपनी कैमरा पे लगाता हूं, आप अपनी पे लगाएं। लगा दिया, लगा दिया भाई, लगा दिया, आपकी फरमाइश पे मैंने कपड़ा लगा दिया। इसके बाद भाई दूसरी टर्म पे आते हैं। लिविंग ग्रुप के बाद ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट रिफर्स टू अ हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। देखिए कोई भी रिएक्शन है, मान लें कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ए जो है डायरेक्टली बी में कन्वर्ट नहीं होता, ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट नहीं होता। पहले क्या होता है कि एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनता है, यानी जो अकरेंस ऑफ रिएक्शन होती है इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो भाई ये एनर्जी है, एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये ए की एवरेज एनर्जी है, ए की एवरेज एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो स्टेट होगी यहां पे बनेगा बी। अब ये जो स्टेट है ये वाली, इसको हम कहेंगे क्या? ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और इसको और क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब अब ये क्या चीज है? पहली बात ये समझनी करी, ये रिएक्टेंट है, दिस इज व्हाट रिएक्टेंट एंड दिस इज व्हाट प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, अब रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, यानी ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की थोड़ी ज्यादा है। ये थोड़ा सा बता दें कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि एनर्जी, ये रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? रिएक्शन एंडो होगा क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी ऊपर है, ठीक है, रिएक्शन एंडो है। उसके बाद ये जिस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं उस वक्त एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी है। तो इट इज व्हाट ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि ट्रांजिशन स्टेट रिफर्स टू अ हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। क्यों? कि जो रिएक्टिविटी है भाई, रिएक्टिविटी क्या होती है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितनी एनर्जी ज्यादा होगी तो ट्रांजिशन स्टेट के वक्त क्या है? एनर्जी ज्यादा है, तो ये स्टेट क्या होगी? अनस्टेबल। ये स्टेट क्या होगी? अनस्टेबल। पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होगी। अब देखिए ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाई एनर्जी स्टेट प्रोफाइल डेवलप होगा। उस वक्त रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, यानी ये वो स्टेज है जहां पे पुराने बांड टूटने शुरू होंगे और नए बांड बनना शुरू होंगे। तो ये एक हाईली जो है एनर्जी और लेस स्टेबल स्टेट होती है। इट रिप्रेजेंट्स द पीक एनर्जी पॉइंट अलोंग द रिएक्शन पाथवे वेयर द ओल्ड बॉन्ड्स आर इन द रिएक्टेंट्स आर ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग। तो ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, ये आखिरी स्टेज होती है जिस पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि इन द रिएक्शन मैकेनिज्म ईच स्टेप हैज इट्स ओन ट्रांजिशन स्टेट। कि अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, तो हर स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? सेपरेट होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट है क्या कि ना ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट होता है ना ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट होता है, पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाईली अनस्टेबल जो है इंटरमीडिएट बनता है, एक स्टेज आती है, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब ही इन बिटवीन होता है, और ये इन बिटवीन किसके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम? देख ले एक बार, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी बताएं। फातिमा को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है बेटा। और कोई जिसको प्रॉब्लम हो? एनीबॉडी एल्स? नो प्रॉब्लम। कलर क्लियर? कौन सा कलर? नो। नो मतलब क्या? दंबू खणे धम क्यों नहीं दाते हैं? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? कंसर्टेड रिएक्शन।
अब देखिए ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में हो, ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, अब एक स्टेप में होगा तो क्या होगा, एक स्टेप में होगा तो मतलब ये होगा कि उसी स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी होंगे, बॉन्ड टूटेंगे भी सही। तो a reaction in which all bond changes यानी न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन occurs in the single step, सिंगल मैकेनिज्म, तो इसको हम कहेंगे कंसर्टेड रिएक्शन। यानी SN2 रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप और बायोमॉलिक्यूलर, और SN1 क्या होता है, 2 स्टेप और यूनिमॉलिक्यूलर। तो ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होगा तो उसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है उसी स्टेप में होगी, उसको हम कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर फॉर्म्ड इन द मिडल ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड आर कंज्यूम्ड इन द सब्सिक्वेंट रिएक्शन स्टेप्स। के पहले जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट किसी कैटलिस्ट से रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट किसी कैटलिस्ट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कोई इंटरमीडिएट बनाएगा, कोई क्या बनाएगा। थोड़ा सा एक झलकी ले लें, जब हमने बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे तो सब में क्या यूज कर रहे थे हम, कैटलिस्ट। हेलोजिनेशन का रिएक्शन मान लें तो हेलोजिनेशन में क्या हो रहा था कि भाई हेलोजिनेशन में हमने क्या किया, हमने बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया यूजिंग फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनी थी, क्लोरोबेंजीन, और क्या बना था, HCl। तो आपको अगर याद हो तो इंटरमीडिएट क्या बना था, क्लोरीनियम आयन। कैसे बना था, ये इन दोनों ने रिएक्ट किया, इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाया, क्लोरीनियम आयन प्लस FeCl4-1 अगर याद है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में कहीं बनता है, ठीक है, बीच में बनता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी जो रिएक्टिविटी है ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ी कम होती है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इसको आप आइसोलेट कर सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट आइसोलेट नहीं होती, बनती है, उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होते हैं, पर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल है नहीं, सिर्फ सब्सटेंस की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूटने वाले होते हैं और नए बॉन्ड बनने वाले होते हैं, तो वो कोई सब्सटेंस होता नहीं, तो उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ज़रूर होते हैं, पर आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। पर इनको आप जो है ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, तो आप इनको आइसोलेट कर सकते हैं, और ये यानी फेयरली स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जितना कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, पर जो है कुछ ना कुछ इनकी स्टेबिलिटी होती है, फॉर अ वाइल ये स्टे करते हैं, तभी जाके क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो अब है क्या कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर फॉर्म्ड इन मिडिल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन and are consumed in subsequent reaction step, eventually leading to the formation of final product। कि भाई अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनी थी कितने स्टेप से गुजरने के बाद, 3 स्टेप से। पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इस इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे स्टेप पे अटैक किया, कंज्यूम हो गया, तो रिएक्शन स्टेप, रिएक्शन इंटरमीडिएट एक स्टेप में बनेगा, अगले में कंज्यूम हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा एक स्टेप में, अगले में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको वो बैलेंस इक्वेशन में दिखाई नहीं देगा। बट जब आप उसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके सब स्टेप्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, पर दूसरे ही स्टेप में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, दे आर शोन ओनली इन द रिएक्शन मैकेनिज्म बट एब्सेंट इन ओवरऑल रिएक्शन। कि जब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं तो इसमें कहीं पे भी आपको क्लोरीनियम आयन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये इंटरमीडिएट था, एक स्टेप में बना, अगले में कंज्यूम हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल्स एंड अनस्टेबल आयंस। फ्री रेडिकल्स आपके भाई कहाँ बनते हैं, हमने पढ़ा था कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में बनते हैं, हमने पढ़ा था कि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसमें फ्री रेडिकल बनता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फिर दूसरा इसके साथ चिपकेगा और वो अगले के साथ, वो अगले के साथ पॉलीमराइजेशन होती है। उसके बाद आयंस की बात करें तो अगर आपका ये आयन है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है तो कार्बोनियम आयन बनेगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट्स जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एक रिएक्शन के बीच में बनते हैं, और बीच में बनने के बाद ये थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट से अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर की जाए तो ये ट्रांजिशन स्टेट से थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनको आप थोड़ा सा आइसोलेट कर सकते हैं, पर ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ आइसोलेट नहीं होगी, आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंतहाई अनस्टेबल स्टेट होती है। कोई प्रॉब्लम भाई?
बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। अगर आप रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांजिशन स्टेट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये थोड़े कम अनस्टेबल होते हैं, यानी लेस रिएक्टिव होते हैं। ये थोड़ा फर्क है, ठीक है बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? मैं इसको सेव करता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे। एनी प्रॉब्लम? नो। ट्रांजिशन के लिए ऑलरेडी बताया कि नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। चलिए भैया आगे क्या चीज है? कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं? अब ऐसा मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये था मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, इधर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है भाई। इनकी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुई। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? क्लोरीन। तो कार्बन पे क्या लगेगी? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनियम आइन जो है, कार्बोनियम आइन जो है ये कार्बोनियम आइन हो गया। यानी ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पे क्या चीज हो, जिस पे कार्बन पे जो है वो क्या चीज लगी हो? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2, और इसके पास क्या होगी? एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होगी कार्बोनियम आइन की, क्योंकि 3 बांड है सिग्मा बांड, एक बांड तो टूट गया, पूरा का पूरा पेयर शिफ्ट हो गया, तो बाकी कितने बांड रह गए? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्या होगी? sp2 होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि कार्बन एनाइन, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर, यानी इसने किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। अब टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। तो ये क्या होगा? कार्बन एनाइन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन एनाइन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और कार्बोनियम आइन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 का मतलब क्या हुआ? प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? प्लेनर। ट्राइगोनल होगा? यस, ये ट्राइगोनल होगा। एंगल कितनी होगी? 1 ठीक है। उसके बाद आगे क्या चीज है काम की बात कि द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे तो उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दे में भी कार्बोनियम, ये एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो है वो 3 एटम्स के साथ सराउंडेड है तो उसको कार्बोनियम कहते हैं, कार्बोनियम कहते हैं। अगर 5 से सराउंडेड है उसको कार्बोनियम कहते हैं, ठीक है। ये हाई लेवल की बात, इसको रहने दीजिए। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरली जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होती है प्राइमरी से। क्यों होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो आपका ये जो कार्बोनियम आइन है ये भी क्या होता है? ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 2 फैक्टर पे। एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स? वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट एंड अदर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये क्या होते हैं इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहली बात कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली डेफिनेशन इसकी ये है, द dispersion of electrons from less electronegative atom to more electronegative atom। कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कहाँ डाइवर्ट होंगे? मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। जैसे कि आपके पास ये है कोई CH3 CH2 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 और यहाँ पे लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इस पे होगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे होगी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे होगी डबल पॉजिटिव, इस पे होगी ट्रिपल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे होगी 0 चार्ज। तो क्या होगा कि डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन है तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज होगी इस पे होगी। इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? CH2 से कहाँ जाएंगे? तो इस पे क्या लगी? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगी तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, पर लेने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाएगी। इस पे क्या होगा? 3 आप सिग्मा पार्शियल चार्जेस लगाएंगे, यानी एक पार्शियल चार्जेस 2 पार्शियल, यानी इस पे
इससे इसकी हाफ पॉजिटिव चार्ज इस पे होगी, इस पे इससे भी यानी 75% या 100% या 150% क्या होगी, कम होगी। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी आई इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है, अप टू थर्ड कार्बन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 0 ऑन फोर्थ कार्बन, 0 ऑन फोर्थ कार्बन। यानी पहले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज लगेगी फर्स्ट कार्बन पे, उससे कम लगेगी किस पे, सेकंड पे, उससे कम लगेगी किस पे, थर्ड पे, फोर्थ पे इसका इफेक्ट बिल्कुल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, विथड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये जो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी बात कि इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको पता है कि sp हेपेटाइज कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इससे, हाँ, sp2 कार्बन से, ये मोर होता है किससे, sp3 से, sp3 से, ठीक है। अब जब कार्बोनियम आयन बनता है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये कार्बोनियम आयन CH3 CH3 CH3, ये कौन सा कार्बोनियम है, टर्शरी है, देख लें जरा, टर्शरी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये sp3 हेपेटाइज है, और ये जो कार्बन है ये sp2 हेपेटाइज है। तो थोड़ा पीछे आए, तो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, फिर हम sp2 टू sp3 और sp3 टू sp2, इसको देख ले जरा, यानी कंपटीशन इन दोनों के दरमियान है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp2, और कम कौन है, sp3। चलें अभी इधर है, अब बताएं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो, फ्रॉम CH3 टू CH2 और फ्रॉम CH2 पॉजिटिव टू CH3। सही क्या है, ये सही है, ये गलत है। तो अब देखें, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन देते हैं पर इतना आसानी से नहीं देते जितना कि कोई नेगेटिव आयन दे सकता है, पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इनको इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप कहते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है, वीक इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये क्या करेंगे, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इस कार्बन, ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है, तो ये थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, इस कार्बन को। अब कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, या सिंपली कहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, एनी फैक्टर दैट इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, जो इसकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी जितनी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एनी फैक्टर दैट इंक्रीज नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो आप अदर वर्ड में कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, रिएक्टिविटी। तो इसको उल्टा करें तो फिर क्या होगा कि एनी फैक्टर विच डिक्रीज, एनी फैक्टर दैट डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, विल डिक्रीज इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड रिएक्टिविटी। तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। मुझे यहां पे बताएं कि यहां पे क्या हो रहा है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है,
तो भाई ये CH3 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, पॉजिटिव कार्बन को, तो उससे क्या होगा, क्योंकि आ क्या रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतनी उसकी पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है कि 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो जितने कार्बोनियम आयन के बाहर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो वो इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज। उससे क्या होगा कि आपका ये जो कार्बोनियम आयन है वो स्टेबल होगा। अब टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप होंगे जो इसको स्टेबलाइज करेंगे, सेकेंडरी में 2 होंगे, प्राइमरी में 1 होगा, मिथाइल में कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा कि स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में होगी कि टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन, सॉरी टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, वापस आते हैं इधर। तो यही है कि भाई ये जो देखें कि 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, इस कार्बन को, तो इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करें, इसकी सॉरी पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उससे ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ये बात समझ रहे हैं। तो एक फैक्टर हमने डिस्कस किया, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे देखें ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3, सेकेंडरी में कितने, 2, यानी इसको 3 फैक्टर स्टेबलाइज करें, इसको 2, इसको 1, इसको कोई नहीं, तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, मिथाइल कैटायन। और उससे ज्यादा कौन होगा, प्राइमरी, उससे ज्यादा कौन होगा, सेकेंडरी, उससे ज्यादा कौन होगा, टर्शरी। इंडक्टिव इफेक्ट वाली बात समझ आई गई तो हम दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत बेटा, एक मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को पहले आप देख लें, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, उसके बाद देख लें बेटा। नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन और है, वो अभी डिस्कस करते हैं। ये अभी जो हमने डिस्कस किया वो ओनली फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट था, नॉट फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। शाबाश, इसको एक मतलब देख लें और कोई बताएं। ओके, एनी प्रॉब्लम बेटा, एक मिनट पढ़ लें, कोई मसला नहीं, 2 मिनट दे दें इसको, 1 मिनट इधर भी देख लें कि जो भी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, अब कौन बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फर्दर लेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, कम होगी, उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब नेगेटिव आयन जो कार्बन एनाइन है उसमें रिवर्स होगा, ऐसा ग्रुप जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा उसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा के उसको अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव आयन को इससे बिल्कुल उल्टा समझिए। ठीक है बेटा, चले वापस आते हैं। वापस आने के बाद दूसरा फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बोनियम आयन sp2 हेबेटाइज होता है। कार्बोनियम आयन क्या होता है, sp2 हेबेटाइज। इसके पास एक अनहेबेटाइज ऑर्बिटल है, कौन सी, pz, वैकेंट ऑर्बिटल, pz एक वैकेंट। अब यहां पे क्या चीज है कि एक दूसरा कार्बन मौजूद है, से हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, हमारे पास ये एक प्राइमरी कार्बोनियम आयन है क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप लगा इस पे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो अनहेबेटाइज ऑर्बिटल है, और इसकी जो सिग्मा ऑर्बिटल है, इनके दरमियान एक वीक इंटरेक्शन होगी। ये देखें कि ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये जो आपकी वैकेंट p ऑर्बिटल, इसके दरमियान वीक जो है ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, वीक ओवरलैपिंग, यानी एक वीक जो है बॉन्ड इंटरेक्शन डेवलप होगी। ठीक है, अब वीक हो या स्ट्रांग हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, किसके दरमियान है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी या रिएक्टिविटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब टर्शरी में ऐसे 9 चांसेस हैं, टर्शरी कार्बोनियम आयन में ऐसी 9 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों, क्योंकि इधर आए, कितने हाइड्रोजन लगे हुए, यहां पे देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास एक अनहेबेटाइज ऑर्बिटल, तो भाई ये पॉसिबल है, इसके साथ पॉसिबल है, इसके साथ पॉसिबल है, इसके 3 से पॉसिबल है, इसके 3 से पॉसिबल है। तो इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब बॉन्ड नहीं बना, इसके दरमियान देखें जरा, इधर गया भाई, कि ये जो ऑर्बिटल है, इसकी जो sp3 ऑर्बिटल और ये जो pz अनहेबेटाइज ऑर्बिटल है, इसके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बना, एक वीक इंटरेक्शन डेवलप हुई है, तो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसमें क्या होता है
कि सिग्मा बांड जो है वो डीलोकलाइज होता है। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि पाई बांड डीलोकलाइज होता है, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बांड जो है अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हम क्या करते हैं, जब इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसके कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बांड शो नहीं करते इसको, इसी वजह से इसको नो बांड रेजोनेंस कहते हैं। किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बांड रेजोनेंस। अब जितनी ये चांसेस ज्यादा होंगे किसके, ये जो हाइड्रोजन अवेलेबल है sp3, जितने ये ज्यादा होंगे, अब किस में ज्यादा होंगे, अगर हम चांस बेसिस पे देखें तो प्राइमरी के पास 3 ऐसे चांस हैं, सेकेंडरी के पास 6 चांस हैं और टर्शरी के पास 9 चांसेस हैं। तो जितनी ये डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी, हमने पढ़ा था बेंजीन में भी, स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। पर वहां पे कौन से इन्वॉल्व थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, उनकी वीक इंटरेक्शन बनती है नेबरिंग जो है, जो आपका एटम है उसकी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, और उससे क्या होता है कि थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों क्या करते हैं, टर्शरी कार्बोनियम आयन को ज्यादा स्टेबल करते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी को ज्यादा स्टेबल करते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी, और कम से कम स्टेबल कौन होगा, मिथाइल होगा। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं। और कुछ रह गया क्या बेसिक टर्म्स में और कुछ नहीं, तो रिएक्टिविटी हम कल कर लेंगे, ठीक है बेटा। रिएक्टिविटी हम कल कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लें, जल्दी बताएं। फोटो ले लिए मैंने, इंटरनल स्टोरेज, वापस जाओ, वाइट बोर्ड, कट पेस्ट। चले भैया, ये हो रहा है। आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे सर, इंडक्टिव सर, एड़ा मालिक्यूल ये सब कुछ जो आप पूछ रहे हैं वो नोट्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछें, ये क्या है, वो क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी और लिखा भी हुआ है। आप जस्ट पूछें कि ये क्वेश्चन क्या है, बस। लेट मी सेव